हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाई स्वागत है आप सभी का माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएससी बैच। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जो कि हमारा है फिजिक्स का चैप्टर है फोर्स। तो ये जो चैप्टर है फोर्स आज हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही रिलेटेबल चैप्टर है भाई। हम हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं भाई फोर्स एक्सर्ट करते ही है, भले वो पेन पकड़ना हो या हमारी नोटबुक के पेजेस टर्न करने हो, हर काम में हम कहीं ना कहीं फोर्स लगाते ही है। तो चलो आज शुरू करते हैं विद द कांसेप्ट ऑफ फोर्स। तो चलिए भाई, आज यहां पर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले समझेंगे हम कि भाई फोर्स है क्या। फोर्स है क्या, समझो कि भाई यहां पर मेरे पास एक बड़ा सा टेबल है, एक बड़ा सा टेबल है। एक इंसान उसको पुश कर रहा है, एक इंसान उसको धक्का मार रहा है उसको हटाने के लिए, राइट। एक इंसान इस बॉक्स को हटाने के लिए धक्का मार रहा है, अपनी बॉडी से दूर भेज रहा है, पुश कर रहा है, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि यहां फोर्स लग रहा है। क्या कहेंगे बेटा कि यहां फोर्स लग रहा है। मतलब जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं तब हम कहते हैं कि यहां फोर्स लग रहा है। जैसे यहां पर यह बिल्ला दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है दरवाजे को पुल, ये कर रहा है दरवाजे को पुल, इज पुलिंग द डोर, राइट। तो जब भी हम कोई चीज को पुश करें, या भी जब भी हम किसी चीज को पुल करें, सो दिस एक्ट ऑफ पुश और एक्ट ऑफ पुल, एक्ट ऑफ पुश एंड एक्ट ऑफ पुल, इन दोनों चीजों को हम कह सकते हैं फोर्स। इसको हम कह सकते हैं फोर्स, द एक्ट ऑफ पुश प्लस द एक्ट ऑफ पुल। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तब उस चीज को हम फोर्स कह सकते हैं। द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। किसी चीज को तुम पुश करो या पुल करो, इस एक्शन को हम फोर्स कह सकते हैं। दूसरा, जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, राइट। जैसे हमारे पास में रबड़ है, किसी चीज पे लगाने के लिए हमें पहले उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। सो जो स्ट्रेच वाला एक्शन है, या तो हम जब किसी चीज को स्क्वीज करते हैं, राइट, आटे को गूंदने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको स्क्वीज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्क्वीज करना पड़ता है। जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करेंगे या जब भी हम किसी चीज को स्क्वीज करेंगे, दिस स्ट्रेचिंग एंड द स्क्वीजिंग एक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स क्या है भाई, कब हम कहेंगे कि भाई मैं किसी चीज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, या तो मैं किसी चीज को पुश करूंगा, या तो मैं किसी चीज को पुश करूंगा, या तो मैं किसी चीज को पुल करूंगा, राइट, या तो मैं किसी चीज को पुल करूंगा, या तो मैं किसी चीज को ऐसे स्ट्रेच करूंगा, या तो मैं किसी चीज को ऐसे स्क्वीज करूंगा, राइट। सो पुश, पुल, देन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, ये सारे एक्शंस कहलाएंगे, ये सारी एक्शंस कहलाती है क्या, ये सारी एक्शंस को हम डेली लाइफ में क्या कहते हैं भाई, फोर्स कहते हैं ना। किसी की गाड़ी खराब हो गई, किसी की गाड़ी भाई, किसी की कार, मैं यहां पर कैजुअली एक कार बना देता हूं। यहां पर अगर किसी की कार खराब हो गई तो इस कार को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस कार को चलाने के लिए तुम्हें उसको पुश करना पड़ेगा। इस कार को चलाने के लिए तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, अभी गैरेज में भेजनी है कार तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा तुम्हें। फिर भाई कार को कैरी करने के लिए क्रेन आ गई, तो क्रेन क्या करेगी, क्रेन इस कार को करेगी पुल, क्रेन इस कार को खींच के ले जाएगी। समझ में आ रही है बात। सो दिस एक्शन ऑफ पुल, पुश, स्ट्रेच एंड स्क्वीज कैन बी कॉल्ड एज फोर्स, कैन बी कॉल्ड एज फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स एज अ पुश, फोर्स एज अ पुश। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं तब भी हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई दरवाजा बंद कर रहे हैं तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी हम पुश कर रहे हैं। जब भी हम झाड़ू से कचरे को ऐसे आगे ले जा रहे हैं, झाड़ू से कचरे को ऐसे आगे ले जा रहे हैं, तब भी हम इसको, ये रैबिश, इस कचरे को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मॉल वगैरह में तुम खरीदी करने गए, राइट, सुपरमार्केट में तुम खरीदी करने गए, उसकी ट्रॉली है, उस ट्रॉली को तुम ऐसे आगे बढ़ा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम उसको पुश ही तो कर रहे हो, तुम उसको क्या कर रहे हो, पुश ही तो कर रहे हो। गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी को धक्का मारने की जरूरत पड़ रही है, तो तुमने गाड़ी को धक्का मारा, तो यहां पर भी गाड़ी को तुम क्या कर रहे हो, कार को तुम कर रहे हो पुश, राइट। तो जब भी तुम किसी चीज को पुश करते हो तब तुम क्या एक्सर्ट करते हो, फोर्स एक्सर्ट करते हो। जैसे दूसरा, फोर्स एज अ पुल, फोर्स एज अ पुल, राइट। जैसे ये रोलर है, जैसे ये रोलर है, राइट, तो ये बंदा इस रोलर को करेगा पुल, राइट। क्रिकेट में भी हमने देखा है ना, वो पिच को बढ़िया फ्लैट करने के लिए वो रोलर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो बढ़िया रोलर को ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ ऐसे खींचते हैं। तो जब भी
यहां पर खींचने की एक्शन होगी पुल। पुश मतलब हम किसी चीज को ऐसे दूर भगा रहे, तू जा रे, तू जा रे, राइट। पुल मतलब हम किसी चीज को ऐसे, तू इधर आ। समझ आ रही है बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल। सिंपल, पुश तुम किसी चीज को दूर भगा रहे हो, पुल मतलब तुम अपनी तरफ उसको खींच रहे हो, राइट। सो जब भी कोई एक्शन पुलिंग एक्शन होगी तब भी हम उसको फोर्स ही कहेंगे। जैसे ये जो बैल है, ये बैल ये अपने कार्ट को क्या कर रहा है, बैल अपने कार्ट को कर रहा है पुल, राइट। अपनी बॉडी वेट से वो अपने कार्ट को क्या कर रहा है, पुल। सो ये एक्शन भी है कौन सी, पुलिंग एक्शन, ये उसको पुल कर रहा है। ये बंदा भी अपना सामान इस कार्ट में रखा है, ये क्या कर रहा है उसको, ये भी उसको कर रहा है पुल, ये भी उसको कर रहा है पुल। मतलब पीछे सामान है, राइट, और वो उसको ऐसे करके पुल किए जा रहा है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल। तो जहां पर पुलिंग एक्शन भी होगी उसको भी हम कहेंगे फोर्स, उसको भी हम कहेंगे फोर्स। तो बेटा जहां पर कहीं भी जब भी हम पुशिंग एक्शन करेंगे या पुलिंग एक्शन करेंगे उस चीज को हम कहेंगे फोर्स। उस चीज को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, उस चीज को हम कहेंगे फोर्स। नाउ फोर्स एज अ स्ट्रेच, फोर्स एज अ स्ट्रेच, राइट। जैसे तुम समझो कि ये दो बच्चे हैं, इनके हाथ में कपड़ा आ गया, बस लड़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एक बच्चे ने कपड़े को इधर से पकड़ा, एक बच्चे ने कपड़े को इधर से पकड़ा, और दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जब भी किसी रबर को भी हम स्ट्रेच करें तो इस स्ट्रेचिंग एक्शन को हम क्या कहेंगे, जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं तब भी हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, तभी उस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स ही तो लग रहा है, राइट। जब टग ऑफ वॉर वाली जो गेम है, राइट, यहां पर रस्सी होती है, एक टीम उसको इस तरफ पुल कर रही है, एक टीम उसको इस तरफ पुल कर रही है। सो उस टाइम पे ये जो रोप है, राइट, ये क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। ये रोप क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या लगा रहे हैं, उस टाइम पे हम फोर्स लगा रहे हैं। सिंपल है, राइट। जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को भी ऐसे पकड़ के, स्प्रिंग को भी तो थोड़ा ऐसे पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जब स्प्रिंग को भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इस स्ट्रेचिंग एक्शन को हम क्या कहेंगे, जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करेंगे तब भी हम उस चीज को फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, फोर्स। कि हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हम इस स्प्रिंग के फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हम इस रबर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हम इस क्लॉथ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। वैसे ही जब हम किसी चीज को स्क्वीज करते हैं, जैसे भाई तुम्हारी घर पे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट मतलब एकदम एंड पे आ गई है, राइट, थोड़ी सी बची है, राइट, अ टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड बिहेवियर, राइट। मैं भी करता हूं, तुम भी करते होंगे, करना चाहिए। क्यों भाई, रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों करें, राइट। एक दिन का काम चल रहा है तो चला लेना चाहिए। सो जैसे यहां पर टूथपेस्ट है, ठीक है, थोड़ी सी टूथपेस्ट बची है, तो तुम उसकी ट्यूब को क्या करोगे, स्क्वीज करोगे। क्या करोगे, स्क्वीज करोगे, और उसको स्क्वीज करके ऐसे करोगे, आगे बढ़ाओगे, तब जाकर ये टूथपेस्ट बाहर आएगी। तो जब भी तुम किसी चीज को स्क्वीज करते हो तब भी तुम उसको पे क्या एक्सर्ट कर रहे हो, तब भी तुम उस पे फोर्स ही एक्सर्ट कर रहे हो। जैसे यहां पर एक बलून है, इन्फ्लेटेड बलून, इन्फ्लेटेड बलून को भी तुम्हें मतलब पुश, ऐसे क्या बोलते हैं, स्क्वीज कर रहे हो, तुम स्क्वीज कर रहे हो, तब क्या कर रहे हो, तब भी तुम उसको क्या कर रहे हो, तभी तुम उस टाइम पे भी तुम उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। क्या एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। नाउ अब यहां पर एक सिंपल चीज है, जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं क्या उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, यस और नो। क्या रबर का शेप एंड साइज चेंज होगा अगर हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, यस। किसी भी चीज को अगर हम स्क्वीज कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम स्क्वीज कर रहे हैं, जैसे ये टूथपेस्ट की ट्यूब हो गई, अगर उसको भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, तो वो भी बेटा फ्लैट हो जाएगी, उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो रहा है। इन द सेम वे यहां पर बलून को भी अगर हम स्क्वीज करेंगे तो उसका शेप एंड साइज दोनों चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पेपर है, उसको स्ट्रेच करूंगा तो फट जाएगा, लेकिन इसको स्क्वीज करेंगे, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इसका शेप एंड साइज दोनों चेंज हो रहा है। सो स्ट्रेच एंड स्क्वीज कैन कॉज चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी तुम किसी चीज को स्ट्रेच करोगे या जब भी तुम किसी चीज को स्क्वीज करोगे, भाई रोटी बनाने के लिए आटे को स्क्वीज करना पड़ता है तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं होता, वो तो शेपलेस होता है, लेकिन फिर भी तुम उसको स्क्वीज कर करके तुम बढ़िया गोल शेप में उसको ला देते हो, राइट। तो जब भी किसी चीज को स्क्वीज करेंगे या हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप और साइज दोनों होगा चेंज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब है इफेक्ट ऑफ फोर्स,
फोर्स, राइट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑलरेडी हमने शुरू कर ही दिया है कि कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन चेंज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था, जैसे ये पेपर है भाई, जैसे ये पेपर है, जैसे ये पेपर है, राइट, जैसे ये पेपर है, इसमें मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊं तो इसका शेप और साइज दोनों हो गया चेंज, इसका शेप और साइज दोनों हो गया चेंज। फ्लैट था, एकदम बॉल की तरह बन गया है वो, अब बॉल की तरह बन गया है, राइट, समझ आ रही है बात, राइट। सो यहां पर कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन चेंज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, कैन चेंज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। एक सीधा साधा सा रबड़ है, राइट, ऐसे ऐसे गोल सा रबर, रबर बैंड होता है ना सिंपल, उसको स्ट्रेच कर दो, वो ऐसे शेप में आ जाएगा, उसकी साइज भी चेंज हो रही है, उसका शेप भी चेंज हो रहा है। तो जब भी हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट की साइज और शेप चेंज होना जरूरी है, मतलब हो सकता है, राइट। जैसे यहां पर आटा है, ये आटे के ऊपर ऐसे जापानीज तो ऐसे उसके ऊपर जब वो हथौड़ा मारेगा तो क्या होगा भाई, ये स्क्वीज होगा, और स्क्वीज होने से उसका शेप और उसका साइज चेंज होगा एंड होगा। सो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे बेटा। द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन स्टार्ट मोशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स है रेस्ट पे, ये बॉक्स है रेस्ट पे, तुम्हें इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तुम्हें इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ये बॉक्स शांति से पड़ा है अपनी जगह पर, रेस्ट पे है, इट इज स्टेशनरी। तो जब हम उसको पुश करेंगे, जब हम उसको पुश करेंगे, जब हम उससे फोर्स अप्लाई करेंगे, तब ये बॉक्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तब ये बॉक्स मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात। सो कभी भी फोर्स लगाने से हम ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है बाय एक्सर्टिंग फोर्स, बाय एक्सर्टिंग फोर्स, राइट। इन द सेम वे फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन को स्टॉप भी किया जा सकता है फोर्स एक्सर्ट करके। जैसे यहां पर समझो कि ये एक पत्थर है और ये पत्थर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये पत्थर, राइट। ये एक पत्थर है, ये एक बड़ा, वो बहुत बड़ा स्टोन है जो कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन लेकिन ये हमारा छोटा भीम, ये छोटा भीम इस पत्थर के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये जो हमारा छोटा भीम है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तब जाके मोशन होगा स्टॉप, तब जाके मोशन होगा स्टॉप। तो अगर हमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमें स्टॉप करना है तब क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एक्सर्ट फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, opposite direction to its motion। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर इस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, इस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, तो अब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा फोर्स, तभी जाकर ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग, तभी जाकर ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग, तभी जाकर ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग। कॉमन सेंस है यार। सामने से भाई एक पत्थर ऐसे रोल होते होते आ रहा है, तुम छोटा भीम हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, राइट। तो जैसे पत्थर इस तरफ से आ रहा है तो तुम फोर्स पत्थर पे इस डायरेक्शन में लगाओगे कि भाई ये पत्थर तू रुक जा। समझ में आ रही है बात। सो व्हेन वी एक्सर्ट फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग, सिंपल, राइट। तो यहां पर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स जरूरी होता है उतना अगर हम लगाएंगे तो देन ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग, तो ऑब्जेक्ट मूव होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज होगी। कैसे? जैसे तुम बढ़िया साइकिल चला रहे हो, तुम ब्रेक लगा रहे हो, तो उस टाइम पे भी तो क्या हो रहा है, जो तुम्हारे साइकिल के व्हील्स है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो उसकी वजह से तुम्हारा मोशन, तुम्हारी स्पीड कम हो रही है, तुम्हारी स्पीड कम हो रही है। साइकिल बढ़िया से जा रही थी, तुमने ब्रेक लगाई, तुमने फोर्स एक्सर्ट किया, उस ब्रेक से फोर्स कहां पर लगा, साइकिल के व्हील्स पे, साइकिल के व्हील्स पे, उसकी वजह से स्पीड कम हो गई, राइट। तुमने जोर जोर से पैडल मारना शुरू किया, तुमने जोर जोर से पैडल मारना शुरू किया, तो
उसमें भी तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। अगर स्पीड से तुम्हें पैडल करना है तो वहां पर फोर्स लगाने की वजह से स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है। सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, बढ़िया एग्जांपल देता हूं, समझो कि ये बंदा साइकिल चला रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये, इस डायरेक्शन में ये कर रहा है मूव, इस डायरेक्शन में ये कर रहा है मूव, और उस टाइम पे हवाएं भी चल रही है, तूफान चल रहा है, और उस टाइम पे विंड की डायरेक्शन भी वही है। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन से विंड चल रही है, उसी डायरेक्शन में हवाएं चल रही है। तो इससे, इस विंड के फोर्स से, यहां पर विंड के फोर्स से क्या होगा, इसकी स्पीड होगी, इसकी इस ऑब्जेक्ट की, हे प्रभु, इस जो बंदा साइकिल चल रहा है इसकी स्पीड होगी इंक्रीज, इसकी स्पीड होगी इंक्रीज। लेकिन हम एक दूसरा केस लेते हैं, जैसे यहां पर ये दीदी है, तो ये दीदी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, साइकिल लेके ये दीदी जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन तूफान आ गया तो क्या हुआ कि हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दीदी तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन हवाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उससे क्या होगा बेटा, यहां पर विंड का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ विंड, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, विंड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा, स्पीड होगी डिक्रीज, यहां पर स्पीड क्या होगी मेरे भाई, यहां पर स्पीड होगी डिक्रीज। तो भाई जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लगेगा तो स्पीड होगी डिक्रीज। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स से स्पीड भी चेंज होगी, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहां पर, राइट। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बढ़िया एक और एग्जांपल देता हूं यहां पर, फॉर एग्जांपल यहां पर समझो कि ये बढ़िया, ये कुत्ता अपने मालिक को छोड़ के, मालिक से परेशान हो गया है तो मालिक को छोड़ के भाग रहा है, तो कुत्ता मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और उसका मालिक उस पे फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। मालिक उस पे फोर्स लगा रहा है, उसको पुल कर रहा है। कुत्ता तो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, लेकिन मालिक उसको वापस खींच रहा है। कुत्ता इस डायरेक्शन में भाग रहा है, मालिक उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो कुत्ते की स्पीड क्या होगी बेटा, कुत्ते की स्पीड होगी डिक्रीज, राइट। सो इन दिस वे, if force is acting in the direction opposite to the motion, if motion is happening in this direction and if force is exerted on the opposite direction, then force can decrease the speed, and in this case force can also stop the motion। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अच्छा खासा लग रहा है तो यहां पर मोशन भी स्टॉप हो सकता है, राइट। वही मैं तो बताने की कोशिश कर रहा था तुम्हें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, सिंपल। भाई जो बारिश की बूंदे होती है, रिम झिम गिरे सावन, बारिश की बूंदे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए, लेकिन बारिश के टाइम पे अगर हवाएं भी चल रही है, अगर बारिश के टाइम पे विंड भी चल रही है, समझो कि हवाएं इस डायरेक्शन में चल रही है, बारिश की बूंदें नीचे गिर रही है, राइट, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, तो बारिश की बूंदें सीधे नीचे नहीं गिरेगी, उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, सिंपल। मैं तुम्हें थोड़ा अच्छी तरीके से बता देता हूं, जैसे समझो कि ये बारिश की बूंदें गिर रही है, वाटर ड्रॉप्स, राइट, सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन इस डायरेक्शन में चल रही है हवाएं, इस डायरेक्शन से आ रही है विंड, सो विंड जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, विंड के फोर्स की मदद से क्या होगा, अब ये बारिश की बूंदें सीधे नहीं गिर पाएगी, अब ये बारिश की बूंदें तिरछी गिरने लगेगी, तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। इसलिए मैक्सिमम केसेस में हमें ये जो बारिश की बूंदें हैं वो तिरछी नजर आती है, क्यों, विंड के फोर्स की वजह से, उसके फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। जैसे यहां पर हमारे शर्मा जी है, यहां पर शर्मा जी को किसने सीधे ऐसे बॉल डाला और शर्मा जी ने हिट किया शॉट इस डायरेक्शन में,
तो बॉल तो ऐसे वर्टिकली सीधा जा रहा था, अब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि शर्मा जी ने इस बॉल को किया हिट और उस बॉल पे लगाया फोर्स, इस बॉल पे लगाया फोर्स, तो फोर्स से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा भाई। सेम इन द केस ऑफ फुटबॉल, तुम किक करोगे, सामने से बॉल आ रहा है, तुम किक करोगे तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, राइट। तो यहां पर फोर्स एक्सर्ट करने से मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है भाई? सो यहां पर यही है कि फोर्स इज द एक्ट ऑफ पुश एंड पुल। अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, तो उस चीज को हम फोर्स कहेंगे। यहां पर हम किसी चीज को स्ट्रेच भी कर रहे हैं, किसी चीज को स्क्वीज भी कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? फोर्स। उसको भी हम कह सकते हैं मेरे भाई फोर्स, राइट। और फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, उसको शॉर्ट फॉर्म में एन भी लिख सकते हैं। अगर हमें फोर्स को मेजर करना है नंबर्स में कि फोर्स इतना है कि इतना है, तो उसके पीछे कौन सा यूनिट लगेगा? उसके पीछे यूनिट लगेगा न्यूटन, उसके पीछे यूनिट लगेगा न्यूटन, राइट। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, कि भाई फोर्स के कितने टाइप्स हैं। यहां पर देखो, फोर्स के कितने टाइप्स हैं? फोर्स के दो टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितने टाइप है फोर्स के? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ऐसे टाइप का फोर्स जहां पर तुम्हें फोर्स एक्सर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़े। जैसे यहां पर एक टेबल है, अगर यहां पर एक टेबल है, राइट, अगर मुझे उसको मूव करना है तो मुझे इस टेबल को टच करना पड़ेगा, मुझे इस टेबल को टच करना पड़ेगा। सो व्हेन फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड टू एक्सर्ट फोर्स, अगर फोर्स लगाने के लिए मुझे फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ रही है, उस ऑब्जेक्ट को टच करने की जरूरत पड़ रही है, तो इस टाइप के फोर्स को कहेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहेंगे बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स। इन द सेम वे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर फोर्स एक्सर्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट टच होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर यहां पर एक मैग्नेट है, समझो, जैसे यहां पर एक मैग्नेट है और यहां पर है आयरन नेल, यहां पर है आयरन नेल, तो यहां पर मैग्नेट इस आयरन नेल को कर देगा पुल और अपने से अट्रैक्ट कर देगा, राइट। सो यहां पर मैग्नेट आयरन नेल को पुल करेगा, लेकिन क्या मैग्नेट, उस केस में मैग्नेट और आयरन के बीच में क्या कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है? नहीं है। यहां पर मैग्नेट और आयरन के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी मैग्नेट आयरन पे फोर्स लगा रहा है, तो भाई यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है उसको कहेंगे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। इज एक्टिंग विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ऑब्जेक्ट के टच होने की जरूरत नहीं है फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, उनके बिना भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप के फोर्सेस हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स हमें पता है, अ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, फोर्स एक्सर्ट करने के लिए। यहां पर ये डायग्राम में थोड़ा करेक्शन में कर देता हूं, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है मस्कुलर फोर्स, राइट। सो यहां पर दो टाइप के हमें फोर्स पढ़ रहे हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स के, ये दोनों एग्जांपल है किसके? कॉन्टैक्ट फोर्स के। सो मस्कुलर फोर्स, जैसे अगर हम हमारे मसल्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को टच करके उस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। सिंपली जैसे मुझे इस बॉक्स को मूव करना है, तो इस बॉक्स को मैं ऐसे टच करूंगा, उस पे हाथ लगाऊंगा और मेरे मसल्स की मदद से उसको पुश करूंगा, मेरे मसल्स की मदद से उसको पुश करूंगा। सो इस चीज को कहेंगे मस्कुलर फोर्स। एंड नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, को बहुत बढ़िया तरीके से और डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आगे। चलो भाई, मस्कुलर फोर्स क्या है? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मसल्स के एक्शन की वजह से, राइट। जब हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, किसी चीज के कांटेक्ट में है, जैसे यहां पर इस पेन को होल्ड करने के लिए मेरी ये जो फिंगर्स है, उनको इस पेन के ऊपर पेन को पुश करना पड़ेगा,
राइट। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? मसल्स की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? मसल्स की वजह से। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इट्स नोन एज कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। तो जैसे ये कुत्ता आगे भाग रहा है, ये बंदा उसको पीछे खींच रहा है, तो ये कुत्ते की लीज और इस इंसान, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट है और ये बंदा अपने मसल्स का जोर लगा रहा है, अपने बाइसेप ट्राइसेप का जोर लगा रहा है ताकि उसका कुत्ता भाग ना जाए, राइट। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो मसल्स की मदद से लग रहा है, तो इसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे मेरे भाई। सो यहां पर जैसे वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग एंड स्ट्रेचिंग, ये सारे एक्शंस में हम अपने मसल्स को यूज करके फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स। क्या कहेंगे मेरे भाई? मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को समझने के लिए हमें क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। हमें क्या समझनी पड़ेगी? हमें क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। यही मोटा भाई कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल चीज है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो भाई स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, अ मूविंग फुटबॉल ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर एक फुटबॉल है, फुटबॉल को तुमने किक किया, फुटबॉल को तुमने क्या किया? किक किया। चलो भाई मैं खुद ही डायग्राम बना लेता हूं ताकि तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आए, राइट। समझो कि ये एक ग्राउंड है, एक सरफेस है, राइट। यहां इस सरफेस के ऊपर है एक फुटबॉल, यहां पर है एक बॉल। समझो इस बॉल को तुमने किया किक, मतलब इस बॉल पे तुमने एग्जर्ट किया फोर्स, राइट। ये बॉल मूव होते 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 आगे जाएगा, ये बॉल मूव होते 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 आगे जाएगा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन तुम्हें पता है जैसे ही तुमने बॉल को किक किया उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। धीरे 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 उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। उसकी स्पीड होगी डिक्रीज, और स्पीड डिक्रीज होने के साथ साथ एक टाइम पे ये ऑब्जेक्ट का मोशन, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टॉप कर देगा। देन ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग। सिंपल है। फुटबॉल को तुमने किक किया, धीरे 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 उसकी स्पीड कम हुई और एक टाइम पे आगे फुटबॉल का मोशन स्टॉप हो गया, राइट। तो ये किसकी वजह से? फुटबॉल को तुमने किक किया तो उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए क्या तुम्हें खुद कुछ करना पड़ा? ये उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो रही है। उसकी स्पीड तो ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो किसकी वजह से उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो रही है? इस फोर्स को कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करे, या तो वो ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं होने देगा, या तो अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो पूरा ट्राई करेगा कि भाई इसकी मैं स्पीड कम कर दूं या इसका मैं मोशन स्टॉप कर दूं, राइट। तो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते, आओ भाई आओ हम समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। A moving football gradually slows down and finally stop. अगर फुटबॉल मूव हो रहा है, राइट, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और एक टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई टू स्टॉप इट। जैसे ही तुमने एक ही बार किक मारी, एक ही बार फोर्स लगाया, वो मूव करना स्टार्ट किया, फुटबॉल मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होने लगी, वो एक टाइम पे आगे उसका मोशन स्टॉप हो गया। क्या तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स, तुम्हें खुद जाके कोई फोर्स लगाना पड़ा उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए? नहीं। समझ में आ रही है बात? तुमने एक ही बार फुटबॉल को किक किया, वो गया, धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हुई और उसका मोशन स्टॉप हो गया। तो क्या उसका मोशन स्टॉप करने के लिए, उसकी स्पीड कम करने के लिए तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स की लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, राइट। सो देन हाउ डज दिस फुटबॉल स्टॉप्स ऑन इट्स ओन? तो ऐसा तो क्या हो रहा है कि फुटबॉल की स्पीड कम हो रही है और वो अपने आप स्टॉप हो जा रहा है, राइट। It stops due to a self-existing force that opposes motion called friction. ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स की वजह से हो रहा है। सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो अपने आप आ जाता है, जिसमें किसी एक्सटर्नल, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज अ सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स, वो ऑटोमेटिकली लगता है। इट स्टॉप्स ड्यू टू अ सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स दैट ऑपोजिट्स मोशन। और ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स ऐसा है
जो मोशन को अपोज करेगा, ये मोशन को अपोज करेगा, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये फोर्स ऐसा है कि जैसे तैसे करके उस ऑब्जेक्ट का मोशन रुकवाने की कोशिश करेगा। तो एक ऐसा सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स है, एक ऐसा ऑटोमेटिकली लगने वाला फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन या एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देगा, और उसी फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन। उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन, और वी कैन से फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन मोशन का ऑपोजिट, मोशन का दुश्मन, राइट, मोशन का दुश्मन। चलो भाई हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल मूव कर रहा है आगे, तो उसकी स्पीड कम होगी, उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो कौन कर रहा है ये सब? ये कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये समझो। अगर अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। जैसे यहां पर ये कुत्ता आगे की तरफ जा रहा है और ये बंदा उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो उससे इस कुत्ते का मोशन कम होगा, इस कुत्ते का मोशन कम होगा। वैसे ही यहां पर जहां पर जब ये फुटबॉल आगे जा रहा है, जब ये फुटबॉल आगे जा रहा है और यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन उसके मोशन को स्टॉप करवाने की कोशिश करेगा, राइट। सो दूसरा, यहां पर फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज के कांटेक्ट में रहेगा। फ्रिक्शन कब होगा? जब अगर ये ऑब्जेक्ट किसी चीज के कांटेक्ट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट वाटर के कांटेक्ट में है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर जमीन के भी कांटेक्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और किसी भी चीज के कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा और आएगा। क्यों आएगा? वो उसके मोशन को अपोज करने के लिए, सो फ्रिक्शन का नेचर कैसा है? फ्रिक्शन ऑपोजिट मोशन, फ्रिक्शन मोशन को नहीं होने देगा। अगर मोशन हो रहा है तो उसको स्टॉप करवाने की कोशिश करेगा। डायरेक्शन कौन सी है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देन कैसा है? सेल्फ एग्जिस्टिंग, वो अपने आप आ जाएगा। बस एक ही चीज की जरूरत है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। जैसे अगर हम हमारे हाथ को भी रब कर रहे हैं तो यहां पर फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है मेरे भाई? हीट प्रोड्यूस हो रही है। नाउ अब हम यहां पर देखेंगे द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्यों है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, तब उस ऑब्जेक्ट की सरफेस, जैसे ये ऑब्जेक्ट की सरफेस है। अब यहां पर एक चीज समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, थोड़ी बहुत रफनेस होती है। तो उस रफनेस की वजह से ये जो क्या है, यहां पर फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। रफनेस किसकी वजह से है? सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से। जैसे यहां पर दूर से तो वो स्मूथ नजर आ रहे हैं दोनों सरफेस, ये सरफेस पे एक बॉक्स पड़ा है, लेकिन ये जो सरफेस है, सरफेस की भी जो बॉर्डर्स है वो इरेगुलर है, राइट। ये ऑब्जेक्ट भी इरेगुलर है, तो दोनों की इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होगी। अगर इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो गई तो मोशन ठीक से नहीं हो पाएगा। सो ये है द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब भी कोई दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, कोई भी चीज एग्जैक्ट प्रॉपर स्मूथ नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट में रफनेस होगी। रफनेस मतलब सरफेस की इरेगुलरिटीज। ये नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी इरेगुलरिटीज, ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इरेगुलरिटीज, जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तब दोनों की इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएगी, और जब इंटरलॉक हो जाएगी तब यहां पर मोशन करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट, मोर रफनेस मोर इरेगुलरिटीज। जितनी रफनेस ज्यादा उतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज, एंड मोर इंटरलॉकिंग। जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी। जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी, राइट, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, और वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है?
लेस रफनेस, फ्यू इरेग्युलरिटीज। अगर रफनेस कम है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पर रफनेस कम है, इरेग्युलरिटीज है लेकिन कम है, तो यहां पर इंटरलॉकिंग भी कम होगी, यहां पर सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग भी कम होगी। सो लेस रफनेस, फ्यू इरेग्युलरिटीज एंड लेस इंटरलॉकिंग, तो यहां पर फ्रिक्शन भी होगा कम, फ्रिक्शन भी होगा कम, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करेंगे? सो सबसे पहले तुम कह सकते हो रफनेस। क्या कह सकते हो भाई? रफनेस। अगर रफनेस ज्यादा हुई तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। दूसरा 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 है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दूसरा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई सरफेस की इरेगुलरिटीज है, लेकिन जितना ज्यादा वेट होगा उतनी उतनी तगड़ी इंटरलॉकिंग होगी। अगर वेट कम होगा तो इंटरलॉकिंग कम होगी, वेट ज्यादा होगा तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, राइट। सो मोर वेट, मोर इंटरलॉकिंग एंड मोर फ्रिक्शन। अगर वेट ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, अगर वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर वेट कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। These are the factors affecting the force of friction, the factors affecting the force of friction. अब यहां पर एक और चीज है, एक फ्रिक्शन का नुकसान है जो हमें समझना है। फ्रिक्शन कैन कॉज वियर एंड टियर, फ्रिक्शन कैन कॉज वियर एंड टियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारे पास कपड़ा है, कपड़े धोने का जो ब्रश आता है ना, तुम उससे उसको घिस ही रहे हो, राइट। तो बार बार तुम क्या कर रहे हो? फ्रिक्शन, क्या हो रहा है कपड़े पे? फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तुम उस कपड़े धोने के ब्रश से तुम उस कपड़े को घिस ही रहे हो भाई, राइट। तो अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो कपड़ा फट जाएगा, तो कपड़ा फट जाएगा। टियर, वेयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये टायर हमेशा जो रोड की सरफेस है उसके कांटेक्ट में रहता है, राइट। तो हमेशा टायर और रोड के बीच में, टायर और रोड के बीच में हमेशा होगा क्या? हमेशा लगेगा फ्रिक्शन, हमेशा लगेगा फ्रिक्शन। टायर और रोड के बीच में हमेशा फ्रिक्शन लगेगा। तो भाई एक टाइम के बाद धीरे धीरे तुम नया नया टायर लाए हो तो ऐसा दिखेगा, फिर टायर थोड़ा घिस जाएगा तो ऐसा दिखेगा, और अगर टायर बहुत घिस जाएगा तो उसके ऊपर की सारी इरेगुलरिटीज चली जाएगी और टायर एकदम स्मूथ बन जाएगा, टायर एकदम स्मूथ बन जाएगा, राइट। मतलब टायर बहुत ज्यादा घिस जाएगा। So this wearing is happening why? Because of friction only, because of friction. फ्रिक्शन की वजह से ही टायर घिस जाता है। और अगर टायर ऐसा स्मूथ हो गया तो टायर बहुत ज्यादा स्लिपरी बन जाएगा, तो उसे फिसलने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये हो गए फ्रिक्शन के बेसिक्स, फ्रिक्शन के बेसिक्स। यहां पर एक और चीज है, फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी तक हमने समझा कि जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की इरेगुलरिटीज, इंटरलॉक होगी और होगा फ्रिक्शन, इंटरलॉक होगी और होगा फ्रिक्शन, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या एयर और लिक्विड, एयर और लिक्विड भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं? यस। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट्स इन फ्लूइड लाइक एयर एंड वाटर। एयर और वाटर भी मोशन को अपोज कर सकते हैं, मोशन को अपोज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट समझो कि तुम साइकिल लेके, मैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल कहां गया, ओ माय गॉड बहुत ऊपर चला गया। ये वाला एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन से आ रही है विंड, इस डायरेक्शन से आ रही है विंड। सो विंड क्या करेगा? सो यहां पर विंड क्या कर रही है? विंड के फोर्स की वजह से इस साइकिल वाली लेडी का मोशन कम हो रहा है। सो यहां पर विंड का फोर्स क्या कर रहा है? ये एयर, विंड क्या है? मूविंग एयर। ये एयर की वजह से यहां पर मोशन अपोज हो रहा है, यहां पर मोशन अपोज हो रहा है। ये एयर का मोशन, ये एयर का फोर्स मोशन को कम कर रहा है। तो अगर कभी भी एयर की वजह से मोशन अपोज हो रहा है या वाटर की वजह से मोशन अपोज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको हम कहेंगे बेटा क्या? फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको हम कहेंगे fluid friction. The friction due to air and water, the friction due to air and water, right? Friction also acts in fluid like air and water. This friction is called fluid friction or drag. Fluid friction को हम drag भी कहेंगे अगर air और water किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर वो कर रहे हैं अपोज,
अगर एयर और वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहे हैं तो उसको भी हम कहेंगे फ्रिक्शन। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन। इट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। सिंपल चीज है, राइट। स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन से क्या होगा? स्पीड डिक्रीज होती है। क्या होती है? स्पीड डिक्रीज होती है, राइट। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का शेप जैसे मछली है, जैसे मछली है, राइट। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वह फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए। फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाए? ऑब्जेक्ट को आगे पीछे से पॉइंटेड बना दो। ऑब्जेक्ट को आगे पीछे से पॉइंटेड बना दो। ऑब्जेक्ट को आगे पीछे से पॉइंटेड बना दो तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इजीली एयर और वाटर के थ्रू, ये ऑब्जेक्ट इजीली एयर और वाटर के थ्रू मूव हो पाएगा, राइट। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे कम किया जाए? ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से पॉइंटेड बना दो। तो इस टाइप के शेप को कहेंगे हम स्ट्रीमलाइन शेप। इस टाइप के शेप को क्या कहेंगे हम? स्ट्रीमलाइन शेप। अगर हम एरोप्लेन देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसे ही शेप का मिलेगा। अगर हम बर्ड्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही शेप होगा। फिश, मछली, उसका शेप भी ऐसा ही होता है। क्यों? फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए। अगर हम कोई नाव बना रहे हैं, बोट, तो वो भी आगे से पॉइंटेड है। क्यों? फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हम देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिसको एक्सर्ट करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसको एक्सर्ट करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे क्या? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। द फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। जैसे ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो भी फोर्स होगा तो वो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये दोनों मैग्नेट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ये दोनों मैग्नेट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो भाई कौन कौन से फोर्सेस पढ़ेंगे हम? मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स यार बड़ी सिंपल चीज है, राइट। दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है, या तो मैग्नेट और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, मैग्नेट या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, राइट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट, मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट, और अ मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर ये मैग्नेट एक आयरन नेल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अगर ये मैग्नेट एक आयरन नेल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स है। अगर ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी एक मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स रिपेल भी कर सकता है। लेकिन हमेशा एक चीज समझना, मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को, दूसरे मैग्नेट को नहीं। जैसे आयरन हो गया, राइट। मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। सो मैग्नेट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को तो अट्रैक्ट ही कर सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब हम समझेंगे कि भाई अगर अगर यहां पर मैग्नेट, अगर दो मैग्नेट आमने सामने हैं और अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स, अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल आमने सामने है, जैसे यहां पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आमने सामने है, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन द सेम वे अगर दो मैग्नेट आमने सामने है और उनके ऑपोजिट पोल सामने सामने है, जैसे यहां पर नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल है, या हम कह सकते हैं कि भाई साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल है, तब जब मैग्नेट के ऑपोजिट पोल सामने सामने हो तो ये दोनों मैग्नेट्स क्या करेंगे? ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के पास आएंगे, ये दोनों मैग्नेट्स अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों मैग्नेट्स अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे मैग्नेट के आमने सामने तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम पोल्स होंगे, सेम पोल्स, तो यहां पर रिपल्शन होगा, मैग्नेट के बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन यहां पर ये कुछ मेटल्स है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैग्नेट इस मेटल्स को हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। सो इस टाइप के फोर्स को हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, रिपेल ही करेंगे। जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आमने सामने आ गया तो भी रिपल्शन होगा, साउथ पोल और साउथ पोल आमने सामने आ गया तो भी रिपल्शन होगा, लेकिन एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आमने सामने आ गया तो अट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मैग्नेट में मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं,
चार्ज पार्टिकल्स, उनके बीच में लग रहा है फोर्स। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है फोर्स। कितने टाइप के चार्जेस है? टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस? टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्जेस है। एक है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप के चार्ज पार्टिकल्स है? दो टाइप के हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो ये चार्ज डेवलप कैसे होता है? ये चार्ज डेवलप कैसे होता है? हमने हमेशा किया है ना कि भाई हमने एक स्केल ले ली, स्केल, राइट। स्केल को हमने यहां पर रब किया तो उससे क्या होगा? ये बाल अट्रैक्ट होंगे। यहां पर बाल अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? यहां पर जब ये मेरे हाथ में भी बाल है तो यहां पर भी कर सकता हूं मैं, राइट। तो जब स्केल से हम ऐसे बाल को रब करते हैं तब स्केल और बालों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी दो इंसुलेटर्स को, जब भी हम किसी दो इंसुलेटर्स को रब करते हैं तो रबिंग की वजह से क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे हमने कॉम्ब, राइट, कंघी और बाल, उन दोनों को रब किया। हमने किन किन दोनों चीजों को रब किया? हेयर एंड द कॉम्ब, प्लास्टिक का कॉम्ब। जब हमने इन दोनों चीजों को रब किया तब दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब दोनों ऑपोजिट चार्ज एंड ऑपोजिट चार्जेस विल ऑलवेज, ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। जैसे ऑपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था वैसे ऑपोजिट चार्जेस के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। वैसे ही यहां पर अगर सेम चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, राइट। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज के सामने आ जाए तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन। मतलब अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। वैसे ही अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें भी नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। उन दोनों के बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन। इट इज सिमिलर टू द मैग्नेट्स, राइट। कि भाई अगर सेम, राइट, लाइक चार्जेस रिपेल, सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ऑपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये ऑपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सेम चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं। सेम चार्जेस क्या कर रहे हैं? सेम चार्जेस विल रिपेल। सेम चार्जेस के बीच में होगा रिपल्शन। तो ये हो गया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी। अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये कौन सा फोर्स है? यही है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यही है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इसी फोर्स की वजह से, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सारी चीजें अर्थ की तरफ क्या हो रही है? सारी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सारी चीजें जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। A force with which earth attracts object towards itself is called as gravitational force। अब जैसे अगर ये मेरे हाथ में पेन है, अभी मेरे हाथ और जमीन के बीच में कोई कांटेक्ट है? नहीं है, राइट। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूंगा तो वो सीधा सीधा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूंगा तो वो सीधे सीधे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहां पर जमीन और पेन के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी यहां पर फोर्स लग रहा है तो इसको भी हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव।
ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चीजों को अट्रैक्ट ही कर सकता है, कभी भी किसी चीज को वो रिपेल नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में रिपल्शन हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, अट्रैक्शन ही होगा। सो अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ विच फोर्स? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट? ग्रेविटी पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। अब यहां पर एक चीज हमें समझनी है, एक चीज हमें समझनी है। जैसे समझो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये है एक ऑब्जेक्ट विथ मास m, एक ऑब्जेक्ट है और जिसका मास है m। इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उस चीज के लिए हमारे पास दूसरा टर्म है, उस चीज को हम कहते हैं वेट, उस चीज को हम कहते हैं वेट, उस चीज को हम कहते हैं वेट। जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? या तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स वो कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का वेट, वो कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का वेट। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, हर ऑब्जेक्ट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसका मास कम होगा उसके ऊपर कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो बेटा वेट क्या है? वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी चीज को कहते हैं हम वेट, उसी चीज को कहते हैं हम वेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसके लिए हम दूसरा टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वेट। तो अब हम देखेंगे वेट, क्या देखेंगे? वेट। वेट, द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, और आई कैन से force exerted by gravity, force exerted by gravity on an object, एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, उसी फोर्स को हम कहेंगे वेट, उसी फोर्स को हम कहेंगे वेट। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, उस चीज को हम वेट कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं वेट। तो ले देके वेट भी क्या है? एक फोर्स ही है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम कहेंगे वेट। क्या कहेंगे मेरे भाई? वेट, सिंपल, राइट? जैसे फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को भी, वेट को भी हम न्यूटन्स में ही मेजर करेंगे, राइट? जो हम हमारा वजन नापने जाते हैं ना, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई मेरा वेट कितना है, जहां पर हम वेट बोलते हैं ना वजन के लिए कि भाई मेरा वेट है 70 किलोग्राम्स, तो जो यहां पर किलोग्राम्स लगता है ना, वो है मास। क्या है वो? मास। तो भाई तुम्हारा मास 70 केजी है, शुभांग पटेल का मास 70 केजी है, राइट? वेट कितना होगा? अगर वेट हमेशा न्यूटन्स में मेजर होगा, वेट हमेशा न्यूटन्स में मेजर होगा, राइट? तो अब हम देखेंगे आगे। अब यहां पर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यहां पर हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। यहां पर हमने क्या किया बेटा? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों चीजों के बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब हमें करना क्या है? अब हम देखेंगे फ्रिक्शन। अब हम क्या देखेंगे? फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है। कोई चीज बढ़िया से मूव हो रही थी, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, लेकिन फ्रिक्शन आएगा और उसको मूव नहीं होने देगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन पूरा प्रयास करेगा कि मैं कैसे करके इसका मोशन स्टॉप करवा दूं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर रहा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर रहा,
तो फ्रिक्शन फोर्स ट्राई करेगा कि भाई कुछ ना कुछ करूं कि इस ऑब्जेक्ट में मोशन ही स्टार्ट ना हो, इस ऑब्जेक्ट में मोशन ही स्टार्ट ना हो। तो भाई यहां पर हम देखेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को वो करेगा अपोज, ऑब्जेक्ट के मोशन को वो करेगा अपोज। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन का काम क्या है? मैं मोशन नहीं होने दूंगा, मैं मोशन नहीं होने दूंगा, होने दूंगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम क्या है? मैं जैसे तैसे करके मोशन को स्टॉप करवाऊंगा, मैं जैसे तैसे करके मोशन को स्टॉप करवाऊंगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन का काम है कि भाई मोशन में स्टार्ट भी नहीं होने दूंगा। फ्रिक्शन पूरा प्रयत्न करेगा कि भाई मोशन स्टार्ट ना हो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन ट्राई करेगा कि जैसे तैसे करके मैं इसका मोशन बंद करवाऊं। तो फ्रिक्शन का एक ही काम है, वो मोशन का दुश्मन है। फ्रिक्शन क्या है? मोशन का दुश्मन है। मैं मोशन नहीं होने दूंगा। फ्रिक्शन का एक ही मकसद कि मैं मोशन नहीं होने दूंगा। तो बेटा यहां पर फ्रिक्शन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? लेट्स सी। मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। 3 टाइप के फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तीनों फ्रिक्शन के टाइप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेट्स बिगिन। चलो भाई शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? राइट, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है मैं खुद से समझाता हूं। चलो, ये पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं लेकिन मैं अपने तरीके से समझाएगा तुमको, मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाएगा। चलो भाई, यहां पर समझो कि भाई जमीन है, यहां पर एक सरफेस है, यहां पर जमीन। क्या है यहां पर? जमीन। ये चला क्यों गया? यहां पर समझो कि यहां पर है जमीन। कोई भी सरफेस होगी तो सरफेस पे क्या होगी? सरफेस पे इरेगुलरिटीज होगी। और जब भी कोई दो चीजें कांटेक्ट में आएगी तो उन दोनों की इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होगी और उससे मोशन नहीं हो पाएगा। राइट? तो समझो ये एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है। और इस सरफेस के ऊपर तुम समझो, इस सरफेस के ऊपर पड़ा है हमारे पास एक, इसके पास पड़ा है एक, इसके ऊपर पड़ा है एक बॉक्स, इसके ऊपर पड़ा है एक बॉक्स। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा भाई। इसके ऊपर पड़ा है एक, समझो इसके ऊपर पड़ा है एक बॉक्स, समझो यहां पर इसके ऊपर पड़ा है एक बॉक्स, बड़ा सा हैवी सा बॉक्स, बड़ा सा हैवी सा बॉक्स। ठीक है, ये है बॉक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉक्स विच इज वेरी हैवी। अब मुझे इसको पुश करना है, मुझे इसको करना है पुश। क्यों मुझे पुश करना है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है। मुझे इस बॉक्स को पुश करना है क्योंकि मुझे इसे मूव करना है। सबसे पहले बड़ा हैवी सा बॉक्स है, बड़ा हैवी सा बॉक्स है, बड़ा हैवी सा बॉक्स है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, मूव होगा? नहीं होगा। राइट? चलो, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगाया, मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सरफेसेस इंटरलॉक है, सरफेसेस इंटरलॉक है। मतलब यहां पर जैसे ही फोर्स लगाऊंगा सामने से फ्रिक्शन फोर्स आएगा और मोशन नहीं होने देगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा और मोशन नहीं होने देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। अभी अभी ऑब्जेक्ट क्या है? अभी ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। मैं कहूंगा अभी ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे। मुझे इसमें मोशन स्टार्ट करना है। मोशन स्टार्ट करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा फोर्स लगाया, मेरे फेस को देखना, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स, ऑब्जेक्ट नहीं मूव हुआ। मैंने और फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं मूव हुआ। मैंने और फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं मूव हो रहा। मैंने और फोर्स लगाया, अभी मैंने फोर्स इतना ज्यादा लगा रहा है, ऑब्जेक्ट क्यों मूव नहीं हो रहा? मैं जितना भी फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव हो रहा? सामने फ्रिक्शनल फोर्स है, सामने फ्रिक्शनल फोर्स है। राइट? एक टाइम पे मैं भी फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर मैं भी क्या लगा रहा हूं? यहां पर मैं भी फोर्स लगा रहा हूं। और सामने से कौन सा फोर्स है जो मोशन नहीं होने दे रहा? सामने से फ्रिक्शन,
सामने से फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं। तो एक टाइम पे मेरा फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि भाई मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम हो गए। एक टाइम पे क्या हो गया, मेरा फोर्स, मैंने इतना ज्यादा फोर्स लगाया, मैंने इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम हो गए, मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम हो गए। अब इससे और ज्यादा थोड़ा सा, अब फ्रिक्शन से मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तब ये ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगा, तब ये ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फिर थोड़ा और फोर्स लगाया, फिर मैंने इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि भाई मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम हो गए, मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम हो गए, राइट। मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स में धीरे धीरे बढ़ाता गया, एक टाइम ऐसा आ गया, मैं फोर्स लगा रहा हूं फिर भी मोशन क्यों नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, राइट। मैं फोर्स लगा रहा हूं फिर भी मोशन नहीं हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो जिस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर फोर्स लगाने के बाद भी मोशन नहीं हो रहा, मोशन क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स लगाने के बाद भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर फोर्स लगाने के बाद भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन में यहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम हो गए, राइट। अब अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगाऊंगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेट है ना, जहां पर मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम है, इस पॉइंट को हम कहेंगे स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। काफी सारे लोग इसी चीज को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स इतना, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अब दोनों सेम हो गए। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट, जब मेरा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सेम है, इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, उसको कहेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? इट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग की वजह से होगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तब भी इंटरलॉकिंग होगी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा ना, तब इंटरलॉकिंग मैक्सिमम होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमेशा मैक्सिमम रहेगा। क्यों? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो इंटरलॉकिंग मैक्सिमम होगी, और इंटरलॉकिंग मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब फोर्स मैक्सिमम रहता है। इट प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू मूव। एक ऐसा फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं होने देता। तो एक ऐसा फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, राइट। तो जिस फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इंक्रीजेस व्हेन वी अप्लाई मोर फोर्स, इट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट होने से पहले, राइट, मेरा फोर्स भी मैक्सिमम है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्सिमम है। अगर मैं मेरा फोर्स थोड़ा बढ़ा दूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, तो मेरा मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल समझो, अगर ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट फिर भी रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट क्यों रेस्ट पे है? फ्रिक्शन की वजह से। ऑब्जेक्ट क्यों रेस्ट पे है?
फ्रिक्शन की वजह से, राइट। तो इस फ्रिक्शन को मैं क्या बोलूंगा, ये फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस फ्रिक्शन को मैं बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को मैं बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, और वो रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस वाले फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्यों है, एक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, उसी फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सो इंटरलॉकिंग मैक्सिमम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा। अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट को मूव करवाने का ट्राई किया, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। जब ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट कर दिया, तब उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो भाई अब यहां पर जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और फ्रिक्शन लग रहा था, तब उसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन बोला। उसको हमने क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे फोर्स लगाने की वजह से जब ऑब्जेक्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मैं कहूंगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। जब एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तब उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, इट ऑपोजिट्स मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब पहला वाला स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन मोशन ही नहीं होने दे रहा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोशन को कम करने की कोशिश करेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन को कम करने की कोशिश करेगा। पहला वाला फ्रिक्शन मोशन ही नहीं होने दे रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब मोशन स्टार्ट हो गया तब भी फ्रिक्शन लगेगा, और जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मोशन को स्टॉप करवाने की कोशिश करेगा। मतलब कुछ ना कुछ करके या तो स्पीड कम करेगा, क्या करेगा, स्पीड कम करवाने की कोशिश करेगा, राइट, सिंपल है। तो यहां पर जब मोशन ने स्लाइड करना चालू कर दिया तब उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का काम क्या है, अब चलो मोशन तो स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शन बोलेगा भले मोशन स्टार्ट हो गया, मैं जैसे तैसे करके मोशन को स्टॉप करवाने की कोशिश करूंगा, मोशन को स्टॉप करवाने का ट्राई करूंगा। तो कौन सा फ्रिक्शन, मोशन हो रहा है लेकिन फिर भी फ्रिक्शन मोशन को स्टॉप करने का ट्राई कर रहा है, उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस क्या है। सिंपल समझो कि एक हैवी सा बॉक्स है, तुमने उसको पुश किया लेकिन मूव नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट को तुमने पुश किया और मूव नहीं हुआ, तो इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। अगर मोशन स्टार्ट हो गया तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग। लेकिन एक, चलो मैं दूसरी कंडीशन देता हूं, इस ऑब्जेक्ट के नीचे व्हील्स लगा दो, तो कितना आसानी से मूव होगा, समझो, राइट। ये बॉक्स को हम वैसे ही मूव कर रहा है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के नीचे व्हील्स लगा दो तो ऑब्जेक्ट रोल करेगा। रोल करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो रोलिंग ऑब्जेक्ट पे जब फ्रिक्शन लगता है तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं।
जब भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा तब मोशन बहुत आसान बन जाएगा, मोशन बहुत आसान बन जाएगा। अगर मोशन आसान बन रहा है रोलिंग की वजह से, रोलिंग की वजह से मोशन इजी हो जा रहा है, रोलिंग की वजह से मोशन हो जा रहा है इजी, मतलब यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है वेरी लेस, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है बहुत कम, यहां पर फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? इट एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस। जब ऑब्जेक्ट रोल करे उस टाइम पे जब फ्रिक्शन लगे तो उसको हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? हैवी सा बॉक्स है, उसको धक्का मारोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन उस पे तुम व्हील्स लगा दो, उसको उस पे तुम व्हील्स लगा दो, एक हाथ से तुम मूव कर जाओगे छोटे से फोर्स के साथ। मतलब जहां पर रोलिंग हो रही है वहां पर मोशन इजी हो रहा है। मोशन इजी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन कम है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन कम है। तो बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद उससे कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। और सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होगा? सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। यहां पर व्हील्स लगा दिए तो मोशन बहुत इजी बन गया, मोशन बहुत इजी बन गया। और क्यों मोशन बहुत इजी बन गया? क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन सबसे कम है, रोलिंग में फ्रिक्शन सबसे कम है। तो यहां पर हमने देखे एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से? स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। जैसे बाइसिकल के व्हील्स, कार टायर्स, ट्रॉली व्हील्स, बॉल बेयरिंग्स, ये सारी चीजें फ्रिक्शन को कम करता है ताकि मोशन इजी बन जाए, ताकि मोशन इजी बन जाए। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग, और ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल है भाई। एंड मैक्सिमम रहेगा, हाईएस्ट रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, मीडियम रहेगा स्लाइडिंग, और सबसे कम फ्रिक्शन होगा किसमें? रोलिंग फ्रिक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां पर फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एक तो मैंने बोला था वियर एंड टियर ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स घिस जाएंगे, फट जाएंगे, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अनवांटेड हीट, फ्रिक्शन में हीट की वजह से एनर्जी लॉस होती है, राइट। नेक्स्ट, वेस्ट एनर्जी एंड रिड्यूस एफिशिएंसी। फ्रिक्शन की वजह से देखो, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन मोशन को कम करता है, फ्रिक्शन मोशन को कम करता है। हमेशा फ्रिक्शन का काम ही है मोशन को कम करना। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो मशीन के जो मूविंग पार्ट्स है वो अच्छे से मूव नहीं हो पाएंगे और अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। इट मेक्स इट हार्डर टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना डिफिकल्ट बन जा रहा है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट, इंक्रीजेस फ्यूल एंड पावर कंजप्शन। अगर गाड़ी में ऑयल कम है, ऑयल का काम क्या है? फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शन से क्या होगा? अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो मशीन के पार्ट्स अच्छे से मूव नहीं करेंगे, मशीन के पार्ट्स अच्छे से मूव नहीं करेंगे। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा है और मशीन के पार्ट्स को अच्छे से मूव करवाना है तो उसके लिए ज्यादा पावर लगेगा, ज्यादा पावर लगेगा तो ज्यादा फ्यूल लगेगा। तो यहां पर एनर्जी वेस्ट हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अनवांटेड हीट प्रोड्यूस हो रही है यहां पर, राइट। अच्छे से मोशन नहीं हो पा रहा है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है ना भाई मोशन को कम करवाना। तो जहां पर फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस है, जहां पर फ्रिक्शन नुकसान कर रहा है, वहां पर हमें क्या करना चाहिए? फ्रिक्शन को कम करना चाहिए, फ्रिक्शन को कम करना चाहिए। तो चलो भाई फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए? सबसे पहला है लुब्रिकेंट, सबसे पहला है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब दो सरफेसेस के बीच में जो ऑयल और ग्रीस लगाते हैं ना, उसको हम ल्यूब्रिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेशन। जब दो सरफेसेस के बीच में, जब दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज है, समझो दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज है, लेकिन बीच में एक ऑयल की लेयर आ गई, लेकिन बीच में एक ऑयल की लेयर आ गई, लेकिन बीच में एक ऑयल की लेयर आ गई, जिसको हमने बोला ल्यूब्रिकेंट, जिसको हमने बोला ल्यूब्रिकेंट। इंजन ऑयल वगैरह होता है ना, दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग होने ही वाली थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ऑयल की लेयर आ गई, तो अब इंटरलॉकिंग नहीं होगी। इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। सो लुब्रिकेशन, अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस बिटवीन मूविंग पार्ट्स, राइट। तो गाड़ी और कार्स में, इंजिन्स में, राइट, लुब्रिकेशन ग्रीस और ऑयल लगता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन कम हो। क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में ऑयल आ जाएगा तो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग। मतलब बॉल बेयरिंग मतलब यहां पर हमें रोलिंग फ्रिक्शन यूज करना है। हमें क्या, कौन सा फ्रिक्शन यूज करना है? रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में हमें पता है तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं।
स्टैटिक में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन मीडियम है, और रोलिंग फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है। रोलिंग फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है। तो जैसे तैसे करके हमें कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बॉल बेयरिंग्स, राइट। तो सबसे पहला ऑयल लगाओ, दूसरा अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दो, उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दो। तीसरा स्मूथ सरफेस, तीसरा स्मूथ सरफेस। फ्रिक्शन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि सरफेसिस रफ है, सरफेसिस में इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज की वजह से सरफेसिस इंटरलॉक हो जा रही है, इरेगुलरिटीज की वजह से सरफेसिस इंटरलॉक हो जा रही है। समझ में आ रही है बात? सो यही इंटरलॉकिंग ना हो, ये इंटरलॉकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि इरेगुलरिटीज है, रफनेस है। अगर इस रफनेस को ही खत्म कर दिया जाए और सरफेसिस स्मूथ हो जाए तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए पॉलिशिंग, पॉलिशिंग से सरफेस को अगर हम स्मूथ बना देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन शेप। मैंने बोला था ना, जब फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, जब फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, जब ऑब्जेक्ट एयर और वाटर से मूव करता है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऐसा शेप हमें लगाना पड़ेगा, ऐसा शेप बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का जो दोनों साइड से पॉइंटेड हो, जो दोनों साइड से पॉइंटेड हो। एरोप्लेन हो गई, बोट हो गई, फिश हो गई, इन सारी चीजों का शेप ऐसा है, दोनों साइड से पॉइंटेड। क्यों? फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए। वैसे ही यहां पर फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी है, फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी है। जैसे वॉक विदाउट स्लीपिंग, फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन कम करेगा। तो मोशन कम होगा तो दो सरफेसेस के बीच में ग्रिप बनी रहेगी, दो सरफेसेस के बीच में ग्रिप बनी रहेगी। अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा, वॉक करते टाइम अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे, तो हम स्लिप हो जाएंगे। तो वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट विथ पेन एंड पेंसिल, अगर पेन से तुम लिख रहे हो, पेंसिल से तुम लिख रहे हो और तुम्हारी पेन स्लिप हो जा रही है तो क्या तुम लिख पाओगे? नहीं, नहीं लिख पाओगे। जब फ्रिक्शन होगा तब ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं होगा, अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा और उस तरीके से तुम अच्छे से लिख पाओगे विदाउट स्लिपिंग, राइट। सो राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्लाइंग ब्रेक्स, राइट। साइकिल का अगर व्हील है तो उसके आसपास ब्रेक पैड्स होते हैं ना, ऐसे ब्रेक पैड्स होते हैं ना, राइट। तो ब्रेक पैड्स भी फ्रिक्शन लगाते हैं, ब्रेक पैड्स भी क्या लगाते हैं? फ्रिक्शन। तो भाई ब्रेक को अप्लाई करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए, राइट। एडवांटेजेस, क्लाइंब ऑन अ लैडर सेफली, सिट ऑन अ चेयर विदाउट स्लीपिंग। तुम मुझे बताओ, अगर एक चेयर है जिसपे तुमने ऑयल लगा दिया, ऑयल लगा दिया चेयर पे, राइट, क्या उस पे तुम बिना फिसले बैठ सकते हो? अगर चेयर पे ऑयल लगा दिया तो नहीं बैठ सकते भाई, राइट। सो इट प्रोड्यूसेस हीट बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। पुराने जमाने में पत्थरों को रब कर करके आग लगाई जाती थी। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। सर्दियों में भी ऐसे फ्रिक्शन लगा लगा के हम थोड़ी हीट को लेते हैं, राइट। सो ब्रेक लगाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, वॉक करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक से लिखने के लिए, राइटिंग ठीक से लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर लिखते लिखते ये पेंसिल फिसलने लगी तो तुम ठीक से नहीं लिख पाओगे। तो जहां पर फ्रिक्शन की जरूरत है हमें, जहां पर फ्रिक्शन एज एन एडवांटेज काम कर रहा है, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए? अब हम देखेंगे वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। मेक सरफेस रफ, सिंपल। फ्रिक्शन का रीजन क्या है? फ्रिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरफेसेस रफ है, क्योंकि सरफेसेस रफ है। जितनी ज्यादा सरफेसेस रफ रहेगी, सरफेसेस में जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज रहेगी, उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग रहेगी, राइट। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसा जहां पर रफनेस कम है, वहां पर फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें रफनेस ज्यादा है, जिसमें रफनेस ज्यादा है। अगर रफनेस ज्यादा है तो यहां पर इंटरलॉकिंग भी ज्यादा होगी। यहां पर इस केस में ऑब्जेक्ट्स के बीच में रफनेस ज्यादा है, सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज ज्यादा है। इरेगुलरिटीज ज्यादा है तो इंटरलॉकिंग भी अच्छे से होगी, और अगर इंटरलॉकिंग भी अच्छे से होगी तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो सिंपल है, फ्रिक्शन को बढ़ाना है, सरफेस को रफ करो, सरफेस को रफ करो। इसलिए तुम्हारे जूते हो गए, राइट। जैसे यहां पर मेरे सैंडल है, मैं तुम्हें उठा के दिखाता हूं, राइट। यहां पर मेरा सैंडल है तो उसके अगर हम सॉल देखें तो क्या ये स्मूथ है? अगर स्मूथ सॉल होगा उसका तो भाई वो फिसलने लगेगा। इसके ऊपर ग्रूव्स बनाए हुए हैं, टायर्स पे भी ग्रूव्स होते हैं ऐसे। क्यों? ताकि फ्रिक्शन बढ़े, ताकि फ्रिक्शन बढ़े और ये टायर और ये सैंडल स्लिप ना हो जाए, ये सैंडल स्लिप ना हो जाए। तो इसके ऊपर ये ग्रूव्स क्यों है? टायर के ऊपर ये ग्रूव्स क्यों है?
ताकि ग्रिप अच्छे से बनी रहे और फ्रिक्शन बढ़े और ग्रिप अच्छे से बनी रहे। लाइव एग्जांपल भाई दे रहा हूं मैं तुम्हें। नेक्स्ट है कीप सरफेस ड्राई, सरफेस को ड्राई रखो। अगर कहीं पे पोछा लग रहा है, सरफेस पे वाटर है, तो इंटरलॉकिंग ठीक से नहीं हो पाएगी और फिसल जाओगे तुम, राइट। तो सरफेस को ड्राई रखो। इंक्रीज वेट, वेट बढ़ाने से भी क्या होगा, वेट बढ़ाने से भी इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी और फ्रिक्शन बढ़ेगा, राइट। सो यहां पर टायर्स के ग्रूव्स हो गए, शूज के सॉल्स हो गए, राइट। गोलकीपर लोगों के जो ग्लव्स है वो भी रफ है। अगर तुम लोग देखो जो एक्सेलरेटर होता है ना, जो हैंडल्स हम पकड़ते हैं बाइक और साइकिल्स में, वो भी रफ होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ से फिसल ना जाए, राइट। वो भी रफ होता है ताकि फ्रिक्शन बना रहे और हमारे हाथ से वो स्लिप ना हो जाए, राइट। तो किसी भी चीज को रफ क्यों बनाते हैं? ताकि फ्रिक्शन बना रहे। सो ये हो गए वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो यहां पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल, जहां पर तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती है, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें क्विजेस मिल जाएगी, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इन चीजों को देखो, फोर्स एक कोई बाहर की एलियन चीज नहीं है, ये हमारे आसपास चीजें ना हो रही है, राइट। अभी भी मैं पढ़ाते पढ़ाते भी कहीं ना कहीं फोर्स लगा ही रहा हूं। जैसे ये मेरा कड़ा ठीक किया तो यहां मैंने फोर्स लगाया। समझ में आ रही है बात? मैंने इस पेन को पकड़ा तो इसके लिए भी ये फिंगर्स उस पेन पे फोर्स लगा रही, तभी जाके मैं इसको होल्ड कर पा रहा हूं, राइट। यहां पर कुछ क्लिक करना है तो मुझे पुश करना पड़ेगा, फोर्स लगा रहा हूं। वैसे तुम भी हर चीज में फोर्स लगाते हो, तो इन चीजों को ऑब्जर्व करो कि तुम रियल लाइफ में इस कंसेप्ट को कहां अप्लाई कर सकते हो। सो बढ़िया से स्टडी करो एंड थैंक यू वेरी मच।